हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं वैभव बजाज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने मोशन 2 के सारे डाउट्स देख लिए थे। ग्राफिकल मेथड से जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी से पूरा सॉल्व कर लेना है, ये मैंने होमवर्क दिया था आपको। एनसीईआरटी के डाउट्स अभी तक मुझे नहीं मिले हैं मोशन के। फिर जब टेस्ट होगा तो फिर आप भेजोगे जल्दी जल्दी में सॉल्व करके। तो हर एक चैप्टर को बहुत ही आराम से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। आपका रियल नंबर का टेस्ट आ ही रहा है बहुत ही जल्दी, तो क्या आप अब सॉल्व करने बैठोगे रियल नंबर? हो ही नहीं सकता। रियल नंबर में कितनी शीट्स दी है आपको, उसके अलावा एनसीईआरटी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई गई है और शीट्स दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट के टाइम पर हम तैयारी करने बैठे। स्कूल एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। स्कूल एग्जाम में आप नॉर्मली यही करते हो कि जब टेस्ट माथे पर आता है तब लेकर बैठते हैं हम, और फिर तो कोचिंग भी भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं हम, ठीक है। तो ये पढ़ाई का तरीका है ही नहीं, ये केवल मार्क्स लाने का तरीका है, ये नॉलेज गेन करने का तरीका नहीं। अगर नॉलेज गेन करना है आपको तो यूनिफॉर्मली आपको रोज पढ़ाई करना चाहिए, जो आपका एम है उसको रोज देखना चाहिए। फिर चाहे टेस्ट आ जाए, एग्जाम आ जाए, हमें कुछ भी नहीं करना है, सब प्रिपेयर्ड पड़ा हुआ है ऑलरेडी, केवल रिवाइज करना है। फिर चाहे आपको शादी में जाना हो, चाहे आपको खेलने जाना हो, फिर चाहे कोचिंग हो, कुछ भी हो, इवन एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग जाए कोचिंग की, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दिमाग पे सल नहीं आना चाहिए कि हमारा तो सब प्रिपेयर है। और ऐसे बच्चे कितने होते हैं? 10% भी नहीं होते हैं ऐसे बच्चे। होते हैं ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चे ही 10th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम के भरोसे नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि नॉलेज है कि नहीं, मुझे नॉलेज चाहिए मुझे, इसलिए वो पढ़ते हैं। वो FA से नहीं डरते हैं। आपके जरा से यूनिट टेस्ट आ गए, FA PA आ गए, स्कूल में टेस्ट आ गया, डर गए, कोचिंग की क्लास क्यों नहीं अटेंड करी? सर FA थे, सर PA थे, हफ्ते भर से हम तो क्लासेस ही नहीं देख रहे हैं। क्यों? FA चल रहे थे। अरे तो शर्म की बात है ये आपके लिए कि एक छोटे से FA के लिए, छोटे से PA के लिए आपको कोचिंग की केवल 2.5 आवर की क्लास, 2 आवर्स की क्लास, कभी कभी तो 1 आवर की होती है, छोड़ना पड़ रही है। हफ्ते में 3 क्लासेस आती है, उसको ही हैंडल नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका जो प्रिपरेशन है वो है ही नहीं एक तरह से। हरी बात समझ में? आपने क्या प्रिपेयर करके रखा है? फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, मैथ्स हो, साइंस हो, क्या प्रिपेयर्ड है आपका? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्कूल की लाइव क्लासेस चल रही है उसमें तो हमको कुछ समझ में आता ही नहीं है, और कोचिंग की भी अटेंड नहीं करना है, तो ना स्कूल के रहेंगे ना कोचिंग के रहेंगे, बीच में लटकते रहेंगे हम बेवकूफो टाइप। अरे इतनी अक्ल लगा लो, जरा सी, ज्यादा नहीं, जरा सी अकल लगा लो कि चलो स्कूल में समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हमने कोचिंग ज्वाइन करी है, फिर कोचिंग की क्लास मिस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं एक हफ्ता बढ़िया FA PA पर ध्यान दे लेते हैं, उसके बाद हम कोचिंग पर फोकस कर लेंगे, तो काफी आगे निकल चुके होंगे बाकी सारे बच्चे, काफी आगे जा चुका होगा मामला। क्यों? क्योंकि आपने यूनिफॉर्मली स्टडी नहीं की। और यहां से बजाज क्लासेस से तभी फायदा मिलेगा आपको जब आप यूनिफॉर्मली स्टडी करोगे। आ रही बात समझ में? क्लियर है? कुछ चीजें उसके लिए बचा के रखो इमरजेंसी के लिए, कि फैमिली में कभी किसी को कुछ हो गया या फिर खुद की तबीयत खराब हो गई, तो भी तो हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आपके FA PA में आप मत अटेंड करो, फर्स्ट में भी मत अटेंड करना, सेकंड में भी, थर्ड में भी, हाफ ईयरली आ जाए फिर भी मत अटेंड करना, और कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन आ जाए तो करना ही नहीं। तो फिर क्या, कोचिंग का मतलब ही नहीं रहा। क्यों ज्वाइन करी फिर आपने? खुद से सवाल पूछो आप। आ रही बात समझ में? तो आपकी एज ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आता है अभी, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 11th 12th वालों को नहीं समझाई जाती ये चीज। पढ़ना है पढ़ो, भाड़ में जाओ, सीधी बात है उनके लिए। बट आप में से कुछ लोग शायद पहली बार कोचिंग अटेंड कर रहे हो, 8th तक आपने हो सकता है सेल्फ स्टडी की हो, और अगर आप कोचिंग गए हो तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ में आना चाहिए आपको। आ रही बात समझ में? और नहीं समझ में आता है तो फिर आप जानो आपका क्या होगा। आप जैसे स्कूल में आप परफॉर्म करते हो वैसे ही कोचिंग पर परफॉर्म करोगे, कुछ नहीं होना जाना है, नॉलेज नहीं मिलने वाला आपको, सीधी बात है। मैं तो मुंह पे बोल रहा हूं आपके, नॉलेज नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि नॉलेज लेने का जो तरीका होता है वो होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हफ्ते भर का एक साथ खाना डकार लोगे क्या आप एक ही दिन में? नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा, जब भी हमको न्यूट्रिशंस मिलेंगे उसके, वरना डाइजेस्ट नहीं होगा, सीधे एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। वही चीज पढ़ाई के साथ में है। आपको मैं 3 दिन तक प्यासा रखूं और बोलूं चल 3 दिन बाद मटका भर पानी पी लोगे क्या? नहीं पी सकते। वैसे ही पढ़ाई है, जो ज्ञान होता है ना, ये धीरे धीरे लिया जाता है, इकट्ठा
नहीं ले सकते आप, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। केवल बैठ के और किताबें खोल के रखने से कुछ नहीं होना जाना है, ठीक है। समझ में आ जाए आपके तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा आपकी भलाई के लिए है, मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। समझ जाओगे तो अच्छा लगेगा मुझे, नहीं समझोगे तो मैं वही समझूंगा कि ठीक है, आपकी किस्मत, इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो मोशन चैप्टर को खत्म करते हैं हम। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव करते हैं हम। हमने इक्वेशंस ऑफ, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। क्या होती है? पहली मेरे साथ बोलो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन बोलेंगे मेरे साथ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन बोलेंगे मेरे साथ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इन 3 इक्वेशंस में अगर आप तीनों इक्वेशन मेरे साथ में बोल पा रहे हो या मेरे पहले बोल पा रहे हो, इसका मतलब आपने अच्छे से मोशन को प्रिपेयर किया है, न्यूमेरिकल्स आपसे बनते हैं। अगर आप इन 3 इक्वेशन में से कोई सी भी एक इक्वेशन में अटके या मेरे बाद बोले, ठीक है, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपने न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं लगाए हैं, खुद से अच्छे से सॉल्व नहीं किए हैं। तीनों में से एक भी इक्वेशन में अगर आप अटके हो तो समझ में आ गई बात, क्लियर है अच्छे से? तो आपको एक और बार न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले हैं। एनसीईआरटी जब आप सॉल्व करोगे तो उसको बहुत अच्छे से लगाना पड़ेगी आपको, ठीक है? समझ में आ गई बातें? तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है। तो हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली डेराइव किया था, उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक डेरिवेशन या फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है? आज जो हम करने जा रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? ग्राफिकल डेरिवेशन, ठीक है? क्या बोलेंगे? ग्राफिकल डेरिवेशन। तो हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें पहला डेरिवेशन करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे टू डेराइव v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय ग्राफिकल मेथड। टू डेराइव v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय ग्राफिकल मेथड। तो क्वेश्चन जो आता है वो किस टाइप से आता है, ये मैं शीट में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, आज और बता दूंगा एक बार ये फिनिश हो जाए तो, ठीक है? तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आया और यहां पर अगर ग्राफिकल मेथड लिखा है तो ग्राफिकली करना है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अगर ग्राफिकल मेथड लिखा आएगा तो ही हम ग्राफिकली करेंगे, अदरवाइज हम नॉर्मली मैथमेटिकल मेथड या फिर एल्जेब्रिक मेथड जिसको हम बोलते हैं उससे कर सकते हैं, ठीक है? और अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है तो आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, आपको अगर अच्छा लगता है तो ग्राफिकली कैसे करना है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है? लिखा सभी ने, टू डेराइव v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक बॉडी है ना? तो कंसिडर अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u। वही सेम कंसिडरेशन पार्ट आप जानते हो, कंसिडरेशन पार्ट क्या, v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, सब लिखते हैं अपन, ठीक है? तो वही चीज आपको लिखनी है यहां पर भी, जो हमने वहां पर लिखी थी पहले वाले डेरिवेशन में, वही की वही चीज यहां पर आएगी एज इट इज। तो लिखो फटाफट से, कंसिडर अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u। कंसिडर अ बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट a, कैपिटल A। u को क्या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, एट पॉइंट A, कैपिटल A, फुल स्टॉप। Its velocity changes at a uniform rate. Its velocity changes at a uniform rate from point A, capital A, to point B. Its velocity changes at a uniform rate from point A to point B. In time t. In time t. And final velocity becomes v. And final velocity becomes v. तो ग्राफिकल मेथड है तो ऑब्वियसली बात है ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है? उसमें कोई शक आपको, ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा। और इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से मोशन के लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? कैसा मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए होती है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती है, ठीक है? यहां पर हम वीटी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? हम क्या बना रहे हैं? वीटी ग्राफ बना रहे हैं। ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने, ये क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी, ओ ए क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी। ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, कहां तक एक्सेलरेट किया ऑब्जेक्ट ने? बी पॉइंट तक, ठीक है? आई कि नहीं बात समझ में सभी को? ओ ए क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बता देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी हो गई है, ठीक है? क्लियर है सभी को? ओ ए क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी।
वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओ ओरिजिन है, जीरो है ये, या ओ भी बोल सकते हो आप। ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी। जीरो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हम हमारी मर्जी से ले सकते हैं क्या? नहीं। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी और उसने ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक्सेलरेट करा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा होगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बन गया? ऐसा बन गया। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? नहीं, पक्का समझ में आया? तो इस तरह का ग्राफ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। बना लिया ग्राफ सभी ने? फटाफट से ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ के नीचे यहां पर डिक्लेयर कर देंगे क्या? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओ ए, और उसको u माना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u ही होती है, ओ ए। ठीक है, वैसे ही फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? इस पॉइंट से ये पूरी, ठीक है, ये पूरी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहां पर एक डॉटेड लाइन बना रहे हैं विच इज परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस। क्लियर है? इस पॉइंट का नाम c दे देते हैं। तो bc क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई, और v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम हर बार की तरह। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? OA और BC। अब यहां पर हमें क्या डेराइव करना है? v इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने मैथमेटिकली डेराइव की थी तो कैसे की थी बताओ? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, क्या हमको ग्राफिकल मेथड से एक्सेलरेशन निकालना आता है? तो अगर आपके पास कोई वीटी ग्राफ है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप स्लोप ऑफ द ग्राफ देखते हो। ठीक है, यानी कि हम अगर एक्सेलरेशन निकाल लें तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इक्वेशन को डेराइव कर सकते हैं। क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो ग्राफिकली? मुझे केवल ये बताओ, क्या आप एक्सेलरेशन ग्राफिकली निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ, और स्लोप ऑफ द ग्राफ को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आई बात? तो स्लोप ऑफ द ग्राफ तो AB है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना होगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से एक लाइन बना लेंगे, डॉटेड लाइन बनाना है, ये D पॉइंट। ठीक है, तो BC इज परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, क्लियर है? किया सभी ने? तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है? BC। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? इसको मैं इस तरह से लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे मैंने u लिखा वैसे ही v लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी का v। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए आपको ये बताना होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो लिखेंगे वी नो दैट, इसके नीचे फटाफट से लिखेंगे वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन वैसे क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, बट हमको डेरिवेशन कैसा करना है? ग्राफिकल मैथड से। तो हर एक चीज यहां पर ग्राफिकल मैथड से ही होनी चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? तो ग्राफिकल मैथड से एक्सेलरेशन क्या होगा? तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ, और ब्रैकेट में ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ए बी। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है? फटाफट से बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BD। ठीक है, BD को क्या लिख सकता हूं मैं? BD को मैं BC लिख सकता हूं क्या? बताओ, BD को BC लिख सकता हूं क्या? BD तो इतना सा है, BC इतना बड़ा है, नहीं लिख सकता। तो मुझे BC में क्या माइनस करना पड़ेगा? BC में DC माइनस करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो BD को मैं लिख सकता हूं BC माइनस DC। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर मैं BD को BC माइनस DC लिखूं तो कोई प्रॉब्लम? BD कितना है? इतना। BD को मैंने लिखा BC माइनस DC। ठीक है, तो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। AD को मैं OC लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? AD को मैं OC लिख दूं, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। तो यहां पर एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन को ए से डिनोट कर रहा हूं मैं, और BC क्या है, V, DC क्या है, DC OA के इक्वल है। DC किसके इक्वल है, OA के इक्वल है। आप चाहो तो यहां पर DC को OA लिखकर फिर वैल्यू डाल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर हम वैल्यू नहीं डालते हैं, एक बार और इसको लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो BC को BC ही लिखे रहने देता हूं, DC को OA लिखता हूं, DC और OA बराबर हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, V माइनस U बाय T, कोई प्रॉब्लम। BC को मैंने V लिखा, कोई प्रॉब्लम, यहां पे लिखा हुआ है। DC को OA क्यों लिखा, क्योंकि DC और OA बराबर है, पैरेलल लाइन है और परपेंडिकुलर है, तो DC को OA लिख सकता हूं, और OA किसके इक्वल है, U के। OC T के इक्वल है, OC T, टाइम T लग रहा है, OC, क्लियर है। तो बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, अब तो आपको डेराइव करना आता ही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हुआ यहां से, ठीक है। समझ में आया सभी को अच्छे से, कोई प्रॉब्लम इसमें? एक बार फिर से देखो, हमें डेराइव करना था इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में यही ग्राफ बनता है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में यही ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को रटना नहीं है, समझ लो इस ग्राफ को। वेलोसिटी और टाइम की एक्सिस बना दिया आपने, VT ग्राफ बना दिया, ठीक है। आप चाहो तो स्पीड टाइम ग्राफ बना लो, ST ग्राफ बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओरिजिन O बना दिया आपने। अब कोई भी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। अरे ये बात समझ में, हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी U रखेंगे। अब भले U की वैल्यू 0 हो, ठीक है, बट ग्राफिकली जब हम एक कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्या इनिशियल वेलोसिटी मानकर चलते हैं, 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है, तो U वैल्यू है उसकी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U। A पॉइंट से बॉडी स्टार्ट होगी, B तक एक्सेलरेट करेगी यूनिफॉर्मली, ठीक है। कितने टाइम में, T टाइम में। O से C तक कितना टाइम हो गया, T टाइम हो गया। एक्सेलरेट किया A एक्सेलरेशन से, इनिशियल वेलोसिटी U, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, V। आई बात समझ में? ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी एक्चुअल में यहां से डॉटेड लाइन बनाकर यहां लिखेंगे तो जो भी यहां पर नंबर आता है वो नोट करते थे अपन, याद है आपको, ठीक है। बट यहां पर अभी हमको कोई नंबर वगैरह नहीं दिए होंगे इस लाइन पर, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया V वेलोसिटी। क्लियर है सभी को अच्छे से? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो यहां डिक्लेयर कर दिया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ग्राफिकल मेथड से क्या होता है, स्लोप, SLOPE, स्लोप ऑफ ग्राफ AB होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ AB, कर्व ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं हम यहां पर। तो स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो भी बोलना है आपको बोल लो, AB। तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और BD को हमने BC माइनस DC क्यों लिखा, देखो BD क्या था, ये BC में से DC गए तो क्या बचा, BD तो बचा, तो BD को मैं BC माइनस DC लिख सकता हूं। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, ताकि V माइनस U बाई T आ जाए हमारे पास। आ रही बात समझ में? और V माइनस U बाई T आ गया तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूं ही आ जाएगी। आ रही बात समझ में? क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो नेक्स्ट, टू डिराइव सेकंड, टू डिराइव S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ग्राफिकली या बाय ग्राफिकल मेथड करें। बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से अगर डेरिवेशन आता है आपको डेराइव करने के लिए तो वो 3 मार्क्स से कम का तो आता ही नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो आपको बहुत अच्छे से ये आना चाहिए। हो सकता है हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम में पूछा जाए आपसे। FAPA में ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कुछ स्कूल्स हैं जिसमें अच्छे टीचर्स हैं वो पूछ लेते हैं, है ना, जिनको कोई मतलब नहीं होता, बच्चे फेल हो रहे पास हो रहे, ठीक है, वो पूछ लेते हैं क्योंकि वो पढ़ाते हैं तो वो पूछेंगे भी, ठीक है। जिन स्कूल्स में पढ़ाते ही नहीं है, केवल रटवा देते हैं, तो वो स्कूल्स में क्यों पूछेंगे, सीधी बात है वो तो, ठीक है। तो वो तो सभी स्कूल्स एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है तेरा स्कूल मेरा स्कूल, सभी स्कूल्स एक जैसे हैं, है? तो टू डेराइव S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, डेराइव कर रहे हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कंसिडरेशन पार्ट लिखेंगे फटाफट से, कंसिडरेशन पार्ट लिखेंगे। सपोज अ बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस S, suppose a body travels distance S in time t, suppose a body travels distance S in time t
having initial velocity u, full stop, it accelerates for time t, with uniform acceleration a. It accelerates for time t with uniform acceleration a, small a. Then its final velocity becomes v. ठीक है, ये हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को मेंशन करना भूल गए इस बार, है ना, तो वो आप कहीं पर लिख लेना, ठीक है, बीच में. Having initial velocity u, it starts acceleration at point A. It starts accelerating at point A. It accelerates for time t and having final velocity v at point B. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की वहां पर एट पॉइंट बी, ये मेंशन कर लेना. ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है जो मैंने लिखवा दिया है वो रट के चले गए, है ना. मैंने क्या बोला है आपसे, आप तो इसको ध्यान रखो. इससे आप क्या बोल सकते हो, कंसिडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट A. ठीक है, इट एक्सेलरेट्स विथ एक्सेलरेशन स्मॉल a फॉर टाइम t, देन आफ्टर टाइम t its velocity will become v at point B. So in time t the body travels distance s. खत्म. ठीक है, तो क्या मैंने जो पहले बोला था और जो अभी बोला, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं. बट क्या हमने सारी चीजें कवर कर दी? बिल्कुल, बहुत अच्छे से कवर कर दी हमने. तो आप आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो ये कंसिडरेशन पार्ट. और ये कंसिडरेशन पार्ट लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर रहे हो, चाहे मैथमेटिकली करो, एल्जेब्रिकली करो या फिर ग्राफिकली करो. आपको जितने भी आप वेरिएबल्स लेते हो उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है कि मैं जो डेराइव करने जा रहा हूं या जा रही हूं उसमें u कौन है, v कौन है, t कौन है, a कौन है, s कौन है, ये सबका हम परिचय करवाते हैं. आई बात समझ में? डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले. तो ग्राफ बनाया सभी ने, कंसिडरेशन पार्ट लिखा, ग्राफ बनाया. ग्राफ लिखकर भी कंसिडरेशन पार्ट लिख सकते हैं, ग्राफ बनाकर भी कंसिडरेशन पार्ट लिख सकते हैं. इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमने डिक्लेयर कर दी. अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल. हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है. आप अगर पहले वाली जो डेरिवेशन देखा था हमने, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विदाउट ग्राफ, उसमें भी अगर आप देखोगे तो हमने डिस्टेंस ट्रैवल निकाला था. यहां पर भी हम क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल निकालेंगे. तो लिखेंगे फटाफट से इसके नीचे. अगर आपसे ग्राफ नहीं बन पाया है तो स्क्रीन को पॉज कर देंगे और पहले जितना बताया उतना कर लेंगे और फिर स्क्रीन को प्ले करेंगे. ठीक है, जरूरी नहीं है जिस स्पीड से मैं बता रहा हूं उसी स्पीड से आप लिख पाओ. ठीक है, हाँ. तो वी नो दैट, इसके नीचे लिखेंगे वी नो दैट. क्या जानते हैं हम? डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकाल जाता है ना, ग्राफिकली. वी नो दैट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज गिवन बाय, वी नो दैट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, is given by the area enclosed between speed time graph and the time axis, is given by the area enclosed between speed time graph and the time axis. So distance traveled is equal to area under the curve AB. कर्व बोले, ग्राफ बोले, सब एक ही है. एरिया अंडर द ग्राफ ए बी, एरिया अंडर द कर्व ए बी, एरिया अंडर द स्लोप ए बी. ठीक है, तो क्या बोल सकता हूं मैं इसको? ओ ए बी सी. और ये क्या है? ट्रेपेजियम है. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी. कोई प्रॉब्लम किसी को? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम ओ सी. कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं. ओ ए की वैल्यू क्या है? u. ए बी की वैल्यू v. ओ ए की वैल्यू u, बी सी की वैल्यू v, ओ सी की वैल्यू t. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल को क्या बोलते हैं हम? s. डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम क्यों होगा? ऑब्वियसली बात है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन रोड पर जा रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा ना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहां हो सकता है? कि स्ट्रेट रोड पर ही हो सकता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या है? s, क्लियर है। तो ये क्या आ गया? हाफ u प्लस वी इंटू टी। बट हमको क्या लाना है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए v, तो v को हटा दें। v को कैसे हटा सकते हैं? हम बोलेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, पता है सभी को। तो पुट कर देते, v की जगह पुट करेंगे, v की जगह u प्लस ए टी, बाकी सब एज इट इज, ठीक है। तो u प्लस यू, 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ इंटू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है सभी को? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड देखिए हमने। इसमें क्या किया हमने? ग्राफ वैसा का वैसा, सब कुछ वैसा का वैसा। यहां पर आपको क्या निकालना था? डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल हम जानते हैं क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ में डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिखा, डाली वैल्यू, v चाहिए क्या? नहीं चाहिए। देख लो v चाहिए क्या? v नहीं चाहिए। v की वैल्यू पुट कर दी u प्लस ए टी, तो v कहाँ है? यहाँ v की जगह u प्लस ए टी डाल दिया, दिखा? v की जगह u प्लस ए टी, u 2u ए टी एज इट इज। फिर t को अंदर मल्टीप्लाई करा तो 2u इंटू टी, 2u टी, ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर। 2 को हाफ को मल्टीप्लाई करा इससे तो हाफ इंटू 2u टी, 2 से 2 कैंसिल। हाफ को ए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए टी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। और फाइनली हमारे पास क्या गया? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, थर्ड लास्ट डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो कंसिडरेशन पार्ट लिखेंगे खुद से, कंसिडरेशन पार्ट खुद से लिखेंगे। मैं फोटो मंगवा लूंगा किसी से भी, ठीक है? मक्कारी तो करना ही मत बिल्कुल भी, आई बात समझ में? ठीक है, मक्कारी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। इससे भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएंगे पर आगे के चैप्टर्स में आएंगे, ठीक है? जो करंट चैप्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चल रहे हैं ये। और अगर इसमें मक्कारी करी तो फिर देखो, आपको कोचिंग बुलाकर 25-25 बार सेम डेरिवेशन नहीं लिखवाया तो थर्ड, टू डेराइव v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ग्राफिकली या बाय ग्राफिकल मेथड। तो कंसिडरेशन पार्ट एक बार मैं बोल देता हूं, अगर आप खुद से लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है। कंसिडरेशन पार्ट इसको देखकर भी हम लिख सकते हैं। अब तो एक कहानी याद कर लो कि एक बच्चा है जो घर से निकला, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। एक बच्चा है जो घर से निकला जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, उसने t टाइम तक a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, उसने t टाइम तक a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v बन गई और उसने उतने टाइम में s डिस्टेंस ट्रैवल किया। बस ये कहानी याद कर लो, इसको अपने वर्ड्स में आपको क्या करना है? लिखना है, ठीक है? ग्राफिकल आता है तो ग्राफिकल में पॉइंट भी मेंशन करने पड़ते हैं क्योंकि हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? तो यहां देख के लिखें चाहे यहां देख के लिखें, बात एक ही है। तो कंसिडर अ बॉडी, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, कंसिडर अ बॉय, कुछ भी लिख दो। कंसिडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u at point A, it starts accelerating with a uniform rate a, it starts accelerating with a uniform rate या फिर it starts uniform acceleration a
for time t, and at point B its final velocity becomes v, and at point B its final velocity becomes v, and it travels distance s, and it travels distance s. ठीक है, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या है, s है, तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ ए बी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेम सेम, और यहां पर भी सेम. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें s चाहिए, u चाहिए, बिल्कुल चाहिए, v चाहिए, बिल्कुल चाहिए, t चाहिए क्या, t नहीं चाहिए. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, t को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए. t को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए. तो पुट द वैल्यू ऑफ t in this equation, put the value of t in this equation, half u plus v, t की वैल्यू v माइनस u अपॉन a. ठीक है, s इज इक्वल टू 2 इंटू ए, 2a, ऊपर क्या है u प्लस v, u प्लस v को v प्लस u भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम, u प्लस v को v प्लस u भी लिख सकता हूं, और इधर क्या है v माइनस u, और यहां क्या आ जाएगा 2 इंटू ए, 2a, 2 इंटू ए, 2a, 2a को इधर ले आए क्योंकि यहां पर क्या है 2as है, तो 2as इज इक्वल टू, देख रहे हो सभी लोग, अच्छे से देखो, 2a को हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गए, तो 2as इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. बताओ क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a कौन है, v, तो a स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर, माइनस b कौन है, u, तो u स्क्वायर. तो यहां क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ठीक है, अपॉन में जो 2a था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां पर क्यों भेज दिया, क्योंकि हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, 2as होता है, तो 2a और s को अकेला अकेला रखकर क्या करना, ठीक है, उनको मिला देंगे हम, तो उनको मिला दिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया, कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहां पर इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, क्लियर है अच्छे से. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डेरिवेशन कंप्लीट. ठीक है, देख लो सभी लोग अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ चैट बॉक्स पर रिप्लाई करके. देखो, अगर आप आपकी प्रॉब्लम नहीं शेयर करोगे ना चैट बॉक्स पे, शर्माओगे, हेजिटेट करोगे, डरोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होना है. ठीक है, आपके पेरेंट्स ने रिसोर्सेज दे दिया आपको, उनका काम था फ़ी पे करना, उन्होंने कर दिया. ठीक है, इसलिए आप ये लेक्चर देख पा रहे हो ऑनलाइन, तो उन्होंने उनका काम जो था वो कर दिया बहुत अच्छे से. ठीक है, अब पेरेंट्स और मैं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आपका काम करोगे. ठीक है, मकारी नहीं करोगे. आपके पेरेंट्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके लिए, सोचो, आपकी स्कूल की फ़ी पे कर रहे हैं, आपकी कोचिंग की फ़ी पे कर रहे हैं, और चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ो. क्या ड्रीम होगा उनका, उनका ड्रीम ये नहीं है कि आप बहुत पैसा कमाओ, नहीं, हो सकता है वो ऐसा बोलते हो, ऐसा आशीर्वाद देते हो. ठीक है, पर उनका ये ड्रीम रहता है, कोई भी पेरेंट का, इवन टीचर्स का भी ये ड्रीम रहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमसे पढ़ते हैं, हमारी ये ड्रीम रहता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बनो. और बहुत अच्छा इंसान बनने के लिए हमें हमारा काम ईमानदारी से करना आना चाहिए. अगर हम हमारा काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे इंसान तो नहीं बन पाएंगे. आई बात समझ में. ठीक है, मतलब सोचो, आप आपकी भलाई नहीं सोच पा रहे हो तो दूसरों की भलाई कैसे सोचोगे. कल को बाजार में निकलोगे और किसी को आपकी नीड होगी तो आप कोई हेल्प ही नहीं कर पाओगे. क्यों, क्योंकि आपके नेचर में ही नहीं, खुद की भलाई नहीं दिख रही है आपको. आपको खुद की भलाई ढूंढनी है सबसे पहले, तब जाके दूसरों की भलाई के बारे में सोच पाओगे. आई बात समझ में. ठीक है, तो खुद की भलाई इसी में है आपकी, कि अभी ये जो टाइम है ना 9-10th का, ये है नॉलेज गेन करने का, मेहनत करने का. जितना ब्रेन को शार्प कर लोगे ना, उतना आसान लगेगा आगे का. जो लोग बोलते हैं कि 9-10th में मेहनत कर लो, 11-12th में नहीं करना पड़ेगी, बिल्कुल गलत है. 9-10th में मेहनत कर लोगे, 9th में मेहनत करोगे तो 10th में
आपको लोड नहीं गिरेगा ज्यादा, ठीक है। दूसरे बच्चे जहां रो रहे होंगे आप हंस के एकदम आराम से कर रहे होंगे। आई बात समझ में? तो 9th-10th में अगर अपने आप को आपने घीस लिया, ढाल लिया आपने बहुत अच्छे से, हार्डवर्क करके एकदम जितनी जो गाइड कर रहे हैं, जो होमवर्क दे रहे हैं, सब कुछ कर लिया आपने 9th-10th में, तो 11th-12th में आप कुछ भी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपको दूसरे बच्चों को जितनी प्रॉब्लम आती है ना उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ऐसे बच्चे जो 9th-10th वेस्ट कर देते हैं नॉर्मली, आई बात समझ में, ना उनकी सीटिंग हैबिट हो पाती है। आप में से कुछ लोग हैं, मुझे पता है, क्या मुझे नहीं पता, मैं आपके पेरेंट्स से बात करता रहता हूं, आपको भी फोन करता रहता हूं, आप चैट बॉक्स में आप कब लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप कितनी बार में अटेंड कर रहे हो, सब पता चलता है। जो मेरे पास ऐप है उसमें सब कुछ पता चलता है, आप किस टाइम पर अटेंड कर रहे हो, आपने कितनी बार पॉज किया, कितनी बार ब्रेक लिया, सब दिखता है उसमें। तो क्या मुझे नहीं पता आपकी स्टडी हैबिट? बिल्कुल पता है। 50% बच्चे, आप में से 50% बच्चे एक बार में पूरा वीडियो नहीं देखते। मैं पॉज करने की बात नहीं करूं, पॉज तो करना पड़ेगा, पॉज तो 10 बार करना पड़ता है, जितने क्वेश्चंस आते हैं, जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, सब में पॉज करना पड़ता है। बट क्या कोई पॉज आधे घंटे का होता है क्या? नहीं। अगर हो रहा है मतलब आपने देखा ही नहीं है। आई बात समझ में? तो सब दिख जाता है। ये आपने किस डेट को खोला और किस किस डेट को एक वीडियो खोला आपने, ये सब दिख जाता है। मैंने स्टार्टिंग डे में शॉर्ट नोट जो वाला वीडियो था 8 मिनट का, उसमें बता दिया था आपको कि आपको टेबल चेयर पर बैठना है, अगर है तो, नहीं है तो कोई ना कोई जुगाड़ करके बैठना है, चटाई पर बैठो और ऐसे स्टूल टाइप कुछ रख लो छोटा सा। तो अगर आप स्टडी टेबल वगैरह पे नहीं पढ़ते हो तो आपकी बैकबोन स्ट्रेट नहीं रहेगी। बैकबोन अगर स्ट्रेट नहीं रहेगी, झुकी हुई रहेगी इस टाइप से, ठीक है, तो नींद आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, नींद आएगी आएगी। अगर आपकी बैकबोन स्ट्रेट है एकदम, तो ना आपको नींद आएगी और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता चला जाएगा दिन पे दिन। आई बात समझ में? आपसे बोला था योगा प्राणायाम करो, करते हो? टाइम ही नहीं है सर, कहां से टाइम निकालेंगे? अरे भैया 10 मिनट निकाल लो, 15 मिनट निकाल लो। योगा प्राणायाम नहीं करोगे तो आपको नींद आएगी, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, इम्यूनिटी लॉस्ट होगी होगी। मैंने डे 1 बोला था, मतलब पहली क्लास के भी पहले बोल दिया था कि आपको टेबल चेयर पर पढ़ना है। मोबाइल की जगह लैपटॉप हो यानी कि बड़ी स्क्रीन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए फोर्स नहीं किया था मैंने। ईयरफोन तो सभी के पास होते हैं, है ना? ईयरफोन तो आज की तारीख में सभी के पास है, ईयरफोन लगाकर पढ़ना है। नहीं है तो आप परचेज भी कर सकते हो, छोटी सी चीज है। तो ईयरफोन लगाने से जो कमाल होता है ना कंसंट्रेशन में, वो अलग ही मजा आ जाता है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो आप, तो आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये भी बोला था एक बार में पूरा वीडियो अटेंड करो, अगर वो 2 घंटे का है पूरा एक बार में करो, 1 घंटे का है पूरा एक बार में करो। बट हम में से काफी सारे लोग, 50% लोग, मैंने वही कहा ना, फॉलो करना, फॉलो तो सभी ने करना स्टार्ट किया था, 1 वीक सभी ने फॉलो किया बहुत अच्छे से, पूरा डेटा दिखता है ऐप पर मुझे। बट उसके बाद फिर आ गए अपनी वाली पर, तो मजा आना कम हो जाएगा, सीधी सी बात है वो तो। अगर आप कोचिंग आते तो आपको बकायदा पूरे साल भर मजा आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर आप झुककर देख लो, जरा सा भी आड़ा टेढ़ा बैठकर देख लो कैसे मजे आते हैं। यहां पर जहां इधर उधर ध्यान गया, लगी सिर पे खींच के एक, चाहे गर्ल हो या बॉय हो। तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप घर पर पढ़ रहे हो तो तमीज से पढ़ो, जैसा बताया है वैसे पढ़ो, ज्यादा उड़ी में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहां पर ये चैप्टर फिनिश होता है। मोशन रियल नंबर के लिए प्रिपेयर कर लेना। रियल नंबर का टेस्ट जिस दिन होगा उसके ठीक 1 हफ्ते बाद मोशन का टेस्ट होगा। अभी से बता दिया मैंने, जिस दिन भी रियल नंबर का टेस्ट होगा उसके ठीक 1 हफ्ते बाद, उसी दिन, उसी डे और उसी टाइम पर आपका मोशन का टेस्ट होगा। समझ में आ गई बात? रियल नंबर का टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, ये कुछ पूछने की जरूरत नहीं है आपको। जो रियल नंबर का टेस्ट होगा उसकी डेट और डे और टाइम ये अनाउंसमेंट में अनाउंस कर दिए जाएंगे और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दिया जाएगा वहीं पर। क्लियर है अच्छे से? तो अनाउंसमेंट तो सभी को आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं सभी को, अच्छी बात है। इसके अलावा मैसेज भी जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आपके पेरेंट्स के मोबाइल पर। क्लियर है? तो आपके चाहे एफए चल रहे हो, पीए चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, रियल नंबर सभी के एफए पीए में आया है, सभी ने प्रिपेयर्ड है, सभी को केवल आपको 1.5 आवर की जहमत उठानी है। आई बात समझ में? तो कोई नाटक नहीं चाहिए कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कुछ भी नहीं। जिस दिन होगा, जिस टाइम पर होगा, उसी टाइम पर आपको देना होगा। शाम के टाइम पर होगा, आपकी स्कूल की क्लासेस के टाइम पर नहीं होगा। अब दूसरे दिन आपका कोई एफए है, पीए है, वो आप प्रिपेयर करके रखो पहले से, क्योंकि आपको पहले से बता दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर सभी को? अगर आप नहीं देते उस दिन टेस्ट तो आपकी टेस्ट कॉपी ना चेक होगी, ना कंसिडर किया जाएगा कि आपने टेस्ट दिया, ठीक है? आप फॉल्टी होंगे।
कि आपने टेस्ट नहीं दिया, आप एब्सेंट थे टेस्ट में। क्लियर है सभी को? तो सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने पहले से दे दिए आपको। मोशन को किस तरह से तैयार करना है, एनसीईआरटी के डाउट आपने नहीं पूछे अभी तक किसी ने, एनसीईआरटी के डाउट पूछो। तो एनसीईआरटी के डाउट की क्लास हम 3 या 4 डेज का टाइम लेकर कर सकते हैं डिस्कस। क्लियर है? जिस दिन मैं मोशन के एनसीईआरटी के डाउट डिस्कस करूंगा उस दिन रियल नंबर के भी एनसीईआरटी के डाउट डिस्कस कर लेंगे। तो दोनों के एनसीईआरटी के डाउट्स आप भेज देना, ठीक है? जिसको कोई डाउट नहीं है तो वो लिखकर भेजो कि कोई डाउट नहीं है एनसीईआरटी में रियल नंबर और मोशन के। समझ में आई बात? बिना बोले समझ में नहीं आएगा। क्लियर? यहां पर ये तीनों डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी के, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और तीनों को डेराइव करने के लिए ग्राफ बिल्कुल सेम बनाया जाता है और ग्राफिकल डेरिवेशन बहुत ही आसान है। मुझे तो ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है उससे भी आसान लगता है। बस एक बार ग्राफ को समझने की देर है और ये u और v वाले फंडे को समझने की देर है, बस फिर तो एकदम आसान है। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।